सो टुडे इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 हम लोग पढ़ रहे थे एंड आज उसका सेकेंड लेक्चर है। और पहला लेक्चर में बहुत बेसिक डिस्कशन हम लोग किए थे अबाउट चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ को हम लोग कैसे कैसे मैकेनिक्स में अलग अलग जगह पे यूज किए जाएंगे वो मैं आपको सिखा रहा था, राइट। तो थोड़ा सा रिकेप कर देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा रिकेप ये है कि अगर मान लो कि मैंने आपको सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे ना, थोड़ा सा मैं रिकेप करवा देता हूं आपको कि क्या क्या पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में, राइट। चार्ज क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग कैसे कर पाते हैं हम लोग। और उसके अंदर हम लोग दो चीजें पढ़े थे, कंडक्शन और इंडक्शन, राइट। इसके हम लोग क्वेश्चन भी कुछ कुछ किए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, और जिसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी किए थे, कुछ कुछ बहुत अच्छे वाले। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बाद हम लोग डायरेक्टली पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ, राइट, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ में हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे कि कूलम्ब्स लॉ में कैसे कैसे हम लोग फोर्सेस का वैल्यू लिखते हैं, डायरेक्शन लिखते हैं और फिर टोटल कैलकुलेशन करते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। और कूलम्ब्स लॉ में मैंने क्या बताया था ना, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 और यहाँ पे कोई चार्ज है Q2 और इनके बीच में अगर डिस्टेंस है R, तो Q1 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F21 और Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F12। और इन दोनों का वैल्यू जो है F12 और F21, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। और उसका वैल्यू क्या होगा हमारा, K इंटू Q1 Q2 बाई R²। और इस K का वैल्यू क्या बताया था, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम इसको किस में रखते हैं, अगर हम इसको वैक्यूम में रखते हैं तो। और इसका वैल्यू जो है रियलिटी में K का वैल्यू डिपेंड करता है 1/4πε0 पे, और ये ε0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते थे, फ्री स्पेस। अगर अलग अलग मीडियम लो तो अलग हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़े कि एफ इन मीडियम होता है 1/4πε0 इन मीडियम Q1 Q2 बाई R²। इसको मैं तुम्हें बताया था इन्हें मीडियम, कूलम्ब्स लॉ इन्हें मीडियम, ऐसे करके मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और इस एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई R²। तो इसको लिख सकता हूँ फोर्स इन वैक्यूम बाई एप्सिलॉन आर, और ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, और बताया था एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऐसे कुछ कुछ बातें हम लोग डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम लोग बढ़े थे कि नेट फोर्स ऑन द पेयर ऑफ चार्जेस, जो भी हम लोग चार्जेस लेंगे उनके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स क्या होता है, 0। तो अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है किसी के ऊपर तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो अगर इनिशियली चार्जेस रेस्ट में होंगे, इनिशियली अगर चार्जेस जो है वो रेस्ट में होंगे, तो जो टोटल शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा डेल्टा एक्स COM, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो वहां से हम लोग पढ़े थे कि M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 हो जाएगा, और M1 X1 इक्वल्स टू M2 X2 हो जाएगा। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। ये था हमारा लास्ट क्लास तक का पूरा डिस्कशन कि हम लोग क्या क्या लास्ट क्लास तक पढ़े थे। वो सारी चीजें मैंने आपको इन ब्रीफ बता दिया कि क्या क्या पढ़े थे, आपको सारी चीजें याद रहनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात सबको पूरा अच्छे से। ये लास्ट रिकैप का थोड़ा सा हमारा पुराने सेशन का जो हम लोग पढ़ लिए, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे ना, हम आज उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को, कूलम्ब्स लॉ के डिस्कशन को एक सुंदर सा सवाल के साथ, राइट, एक सुंदर सा सवाल के साथ जो कि बेसिक काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, बेसिक काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन और एग्जांपल जो भी बोल सकते हो। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q1 मान लेते हैं, और इस चार्ज का कुछ मास भी है, इस मास को M1 मान लेते हैं, और इस चार्ज को फिक्स कर दिया गया है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता, दिस चार्ज कैन नॉट मूव, राइट। ऐसा ले लिया एक चार्ज फिक्स्ड, और उससे थोड़ा आगे लेकर, जस्ट मिनट,
हाँ, इससे थोड़ा आगे कुछ आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं कोई एक चार्ज रख दिए Q2 और इसका जो मास है M2 और इस चार्ज को यहां पे रिलीज कर दिया गया, दिस चार्ज इज रिलीज्ड, दिस चार्ज इज रिलीज्ड हियर। तो क्या होगा ना, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्स की वजह से ये चार्ज क्या होगा, भागेगा। द चार्ज Q2 विल स्टार्ट मूविंग, विल स्टार्ट मूविंग, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, ये राइट को मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों मूव करना स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स, बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स। कहा किसके वजह से, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, फोर्स ड्यू टू प्लस Q1, और उसका वैल्यू क्या होगा ना, इस वाले पोजीशन में जो फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, वो फोर्स कितना लग रहा होगा, K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स उसको यहां पे लग रहा होगा। बट जैसे ही वो यहां पे आ जाएगा, मान लो जैसे ही वो यहां पे आ जाएगा, तो उसके ऊपर यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा, अभी Q2 यहां पे आ गया, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा अभी, K Q1 Q2 बाई ये वाला जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब x अगर चेंज हुआ तो ये फोर्स भी चेंज होगा, राइट। तो फोर्स, जो भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स है वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स है, वेरिएबल। वो फोर्स ऐसा नहीं कि हमेशा कांस्टेंट है, जैसे ही डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है चार्ज का, वैसे ही चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। कि जैसे जो भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है इस Q2 चार्ज के ऊपर, जिस फोर्स की वजह से ये भाग रहा है, उस फोर्स का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उस फोर्स का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। देखो x के साथ चेंज हो रहा है, अगर अलग अलग डिस्टेंस में रहेगा तो x का वैल्यू अलग अलग होगा। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा ना, F/m, फोर्स बाय मास। किसका मास ना, इस Q2 का मास, क्योंकि वो भाग रहा है, तो फोर्स बाई M2। फोर्स कितना, फोर्स है K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू M2, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा M2 का, राइट। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर इतना प्रोड्यूस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग A को लिख सकते हैं A इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू M2। A को क्या लिख सकते हैं, नाउ दिस एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारे कॉन्सेप्ट यूज कर देते। बट ये फोर्स तो वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल है एक्सेलरेशन, तो हम लोग यहाँ पे x दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू वी इंटू डी बाई डी एक्स, राइट। ये एक फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, सिखाया था। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, इक्वल्स टू क्या डाल देंगे इधर, इधर वो ये K Q1 Q2 बाई M2 और एक्स स्क्वायर, इसको dx को ले आओ तो इधर क्या बचेगा, v dv इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई M2 dx बाई एक्स स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर। देखो इस साइड कौन है, v है, और इस साइड कौन है, x है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। अच्छा, कहां पे छोड़े थे, यहां पे छोड़े थे, जिसमें x का वैल्यू है r, ठीक है, x का वैल्यू है r पे छोड़े थे। जब छोड़े थे तो वेलोसिटी कितना था, 0। कहां तक, कोई डिस्टेंस x तक गया तो उसका वेलोसिटी कुछ v हो गया। तो मान लेते हैं यहां पे पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड सपोज हो गया था v, तो हमें वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहां से, राइट। इस साइड को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, और इस साइड को सॉल्व करोगे तो K Q1 Q2 बाई M2 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, है ना, सॉरी इधर डालने की जरूरत नहीं है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ गए, तो बाकी जो बचा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन 0 टू x 1 बाई एक्स, सॉरी r टू x 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, तो क्या आ जाएगा -1 बाई एक्स, कहां से कहां तक, r से
एक्स तक, तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे आर, फिर क्या पुट करेंगे एक्स, तो हमारा आंसर आएगा डायरेक्टली v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ इसका जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्या कितना डिस्टेंस जानने के बाद उसका स्पीड क्या होगा पता चल गया, तो यहां से तुम्हें क्या मिल गया, दिस इज व्हाट यू गॉट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये तुम्हें मिल गया। सोचो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स को तुम क्या लिख सकते हो ना, v को लिख सकते हो dx बाई dt इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इधर आएगा dx बाई जो भी फंक्शन आ जाएगा इक्वल्स टू dt। क्या फिर से इधर इंटीग्रेशन तो करोगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो हम लोग इस वाले काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन को कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये और कूलम्ब्स लॉ का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन बन के नहीं रहता है, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। सिंपली काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन विथ ए वेरिएबल एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है कितना फोर्स एक्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय जो भी मूव कर रहा है उसका मास। इससे पहले जो सेंट्रल मास वाले क्वेश्चन कराया था, वो सेंट्रल मास वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था ना, दोनों को रिलीज कर दिए थे तो दोनों मूव कर रहे थे। यहाँ पे एक को फिक्स किए हैं और एक को मूव करवा रहे। अच्छा, क्या इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम एक को फिक्स कर दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल कुछ फोर्स अप्लाई करवा के इसको फिक्स करवा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा, और सेंट्रल मास का भी शिफ्टिंग विफ्टिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 जो कि इस Q1 को फिक्स करके रखा है। बाकी Q2 तो टेंशन फ्री है ना, Q2 के तो मूव कर रहा है, Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सेलरेशन को अगर एक रिलेशन मुझे पता है a और x के बीच में, तो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी एक रिलेशन पता हो तो बाकी के सारे रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। आउट ऑफ 6 रिलेशंस इफ एक रिलेशन गिवन है तो बाकी के 5 रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया ना, ax अगर पता है, ax अगर पता है तो उसमें से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें से हम लोग vx कैलकुलेट कर सकते हैं, vt कैलकुलेट कर सकते हैं, xt कैलकुलेट कर सकते हैं, a भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और क्या बच गया, a t कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो 5 रिलेशन है, हम अगर ax से हमेशा कैलकुलेशन कर सकते हैं जब भी वेरिएबल एक्सप्रेशन गिवन हो। सिंपल इंटीग्रेशन एंड लिमिट का अच्छा वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0 to v, यहाँ पे r to x डालना था। क्यों, हम जिस वेरिएबल का लिमिट डालते हैं देखना पड़ेगा हमें कहां से कहां शुरू कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे v इक्वल टू 0 लिख रहा था, तो ये तो इस वाले पोजीशन में था ना, तो मुझे यहाँ पे भी x जो लिख रहा था वो इस वाले पोजीशन में x का वैल्यू निकला था, बट मैंने जो x माना हो वो तो मैं यहां से मान लिया हूं। क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि काइनेमेटिक्स में चले जाएंगे, जो कि कूलम्ब्स लॉ से जाके। क्लियर है पूरा? सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये समझ में आया मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। कूलम्ब्स लॉ सिंपली 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स के बारे में बताता है, बट उसको यूज करके हम कैसे कैसे मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज माइनस Q1। देखो फिर से मैकेनिक्स का कैसे इंक्लूजन हो रहा है। एक पार्टिकल है जिसका मास है m और उसके ऊपर चार्ज है माइनस Q1, नेगेटिव चार्ज, राइट, नेगेटिव चार्ज है, इज मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज प्लस Q2। मतलब एक चार्ज है जो कि सेंटर में फिक्स्ड है प्लस Q2, और एक चार्ज है जो कि इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल में घूम रहा है, राइट, ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। एक राइट, इसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है ये स्मॉल r है, और यहाँ पे है माइनस Q1, और इसका जो मास है वो मास कितना गिवन है m, घूम रहा है। तो सोचो अगर ये घूम रहा है, कभी भी ये घूमेगा, क्या पूछ रहा है तुम्हें, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज Q1। हमें चाहिए टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सर्कुलर मोशन में? सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है, या तो 2 पाई r बाई v डालेंगे, या तो 2 पाई बाई ओमेगा डालेंगे, डायरेक्टली डालेंगे जो भी जरूरत है ना। या तो डायरेक्टली 2 पाई r बाई v डाल दो, क्योंकि इसको घूमना है कितना, 2 पाई r, और उसका स्पीड कितना होता है v से, मान लो ये घूम रहा है, दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल v।
तो मैंने बोला कि सोचो, ये कोई भी चीज सर्कल में घूमने के लिए उसको क्या जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा ना, यहाँ पे जो ये सर्कल में घूमने के लिए जो भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना, मैं बोला कि कोई भी अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसके लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की सख्त जरूरत है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी आई है यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ही तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। अगर और कुछ है ही नहीं तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन है ना, अट्रैक्शन फोर्स Q1 और Q2 के बीच में। अच्छा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चार्ज का साइन मत लिख देना, बार बार बताया था, बिकॉज वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड, एंड व्हेन वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड यू डोंट हैव टू राइट द चार्ज, राइट, साइन ऑफ द चार्ज। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, mv स्क्वायर बाई आर इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो r और r में कैंसिल हो गया। क्या v का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ के Q1 Q2 बाई m इंटू आर। v का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई r बाई v का वैल्यू रूट के इंटू Q1 Q2 नीचे और रूट ओवर ऑफ m इंटू आर ऊपर। तो क्या r का पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2 पाई रूट m इंटू आर का पावर 3/2 बाई रूट ओवर ऑफ k इंटू Q1 इंटू Q2। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको टाइम पीरियड पता है और ये कॉन्सेप्ट पता है कि सर्कल में घूमने वाला हर एक पार्टिकल को देयर इज ए नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस व्हेन वी आर पुटिंग टू ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, तो उनका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। बस इक्वल कर दिए, स्पीड का वैल्यू निकाल दिए और v का वैल्यू आ गया, तो हम उसको फिर क्या कर दिए, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डाल दिए 2 पाई r बाई v। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको m ओमेगा स्क्वायर r करते, ओमेगा फाइंड आउट करते, फिर इसमें पुट करते, बात एक ही होता, बात एक ही होता। m ओमेगा स्क्वायर r से करते तो mv स्क्वायर बाई r से करने से भी बात यही होगा। सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इट रिक्वायर्स सम प्रीवियस नॉलेज जो कि आपको होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। गुड, all good, let's move on to the next topic, right? Next question, this is again another very important question जहां पे हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, दो चार्ज है, ये एक चार्ज, टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्जेस स्फीयर्स। स्मॉल चार्ज स्फीयर बोल दिया, मतलब तुम उसको कैसा बिहेव कर दो, पॉइंट चार्ज। मतलब यहाँ पे ये वाला जो दो चार्ज मार्क किया है ना, यहाँ पे एक चार्ज देखो, यहाँ पे एक चार्ज है ये वाला रेड कलर का, यहाँ पे और एक चार्ज है रेड कलर, ये दोनों चार्ज है ना, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर ईच हैविंग मास m hang in equilibrium as shown in the figure. The length of each length is L and the angle made by any string with the vertical is theta. Find the magnitude of charge on each sphere. हमें वो ही फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं Q, इसके ऊपर चार्ज भी मान लेते हैं Q। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल बोला है। और इसका जो मास है, इसका मास भी मान लेते हैं m, और इसका भी मास मान लेते हैं हम लोग m। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। सिंपली बोला है दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है और उनको स्ट्रिंग लेंथ LL से थीटा t। सोचो अगर मैं यहाँ पे एक एक इस चार्ज के बारे में बात करूं तो इस चार्ज के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो लग रहा होगा टेंशन, क्योंकि ये स्ट्रिंग को टाइट करके रखा है। एक लगा होगा फोर्स, ये फोर्स किसके वजह से, ये रिपल्सन है ना, ये कौन सा वाला फोर्स है, दिस इज द रिपल्सन फोर्स, इसके ऊपर लग रहा होगा। और नीचे W लग रहा होगा जिसका वैल्यू क्या है mg, राइट। तीन फोर्सेस इस तरह से लग रहे होंगे। कौन से फोर्स समझ में आ गया, एक लग रहा होगा टेंशन,
और एक लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स, जो भी बोल दो आप लोग, दिस इज कूलम्स फोर्स, इधर लग रहा होगा, और mg। सिमिलरली इसके ऊपर भी। अब अगर मैं ब्रेक करूं, जैसे यहां पे मैंने t को ब्रेक किया, देखो इधर आ गया t cos थीटा कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो इधर आएगा t cos थीटा, इधर आएगा t sin थीटा। सिमिलरली इस t को भी ब्रेक करूंगा ना, सोचो क्या होगा, ऐसे इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा फिर से t sin थीटा, और इधर आ जाएगा फिर से t cos थीटा। अब कोई भी एक चार्ज को देखो, कोई भी एक चार्ज को, नाउ फॉर एनी वन चार्ज, फॉर एनी चार्ज, कोई भी चार्ज को देखो, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, फॉर एनी चार्ज, तुम देख रहे हो सिमेट्रिक है, ये दोनों चार्ज सेम है, दोनों मास भी सेम है, इसीलिए ये जो एंगल थीटा थीटा बना रहे हैं, ये भी सेम सेम एंगल बना रहे हैं दोनों, राइट। तो क्या होगा, कौन किसको बैलेंस करेगा, फॉर एनी चार्ज इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो होना चाहिए। देखो वो क्या बोला है, इज हैंग इन इक्विलिब्रियम, वो खुद बोल दिया है। तो अगर कोई भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखूंगा तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्या होना पड़ेगा, जीरो। नेट फोर्स ऑन द चार्ज जीरो मतलब हम तो कंपोनेंट में ब्रेक कर चुके हैं, तो जितना ऊपर उतना नीचे, जितना लेफ्ट उतना राइट, लिख देते हैं, जितना ऊपर उतना नीचे। तो ऊपर कौन है, ऊपर है हमारा t cos थीटा, और नीचे कौन है हमारा mg। लेफ्ट में कॉमन कौन है हमारा कूलम फोर्स, और राइट में कौन है हमारा t sin थीटा, है ना। हमें किसका किसका वैल्यू पता है और किसका वैल्यू चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। देखो हमें किसका वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, गिवन है थीटा का वैल्यू, और एम का वैल्यू पता है, बाकी किसी का वैल्यू नहीं पता है। और हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करना है। इक्वेशन यही दो है, इक्वेशन तो यही दो है। अब कूलम फोर्स लिखते हैं, कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2, दोनों का चार्ज तो Q Q है, तो Q1 Q2 Q इंटू Q बाई डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया हम लोग, x, दिख रहा है आपको डिस्टेंस कितना ले रहा हूं मैं, x लिया हूं यहाँ पे। उस x का वैल्यू कितना होगा, सोचो ये अगर L हुआ, ट्राइंगल को थोड़ा देखो ऐसे, ये ट्राइंगल को देखो आप, है ना, व्हाइट में ड्रॉ करता हूं मैं, ये ट्राइंगल को देखो आप, लेफ्ट साइड का ये एंगल थीटा है, ये L है, और ये डिस्टेंस जो है वो x का आधा है, x/2 मान लेते हैं। तो x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इधर आ रहा है, तो ये होता है हमारा L cos थीटा, और ये होता है L sin थीटा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2L sin थीटा, है ना। तो k q इंटू क्यू बाई नीचे x का स्क्वायर अभी लिख देता हूं, और इस साइड आ जाएगा t sin थीटा, राइट। अब सॉल्व करते हैं, तो दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, x का वैल्यू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टी इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ पे t cos थीटा इक्वल टू mg, तो इंप्लाइज क्या निकाल सकता हूँ, t इक्वल्स टू mg बाई cos थीटा निकाल सकता हूँ। इसको यहाँ पे पुट कर दो, दिस इंप्लाइज इस t का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज k q स्क्वायर इक्वल्स टू t का वैल्यू mg बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू यहां से आ जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और k है, k को इस साइड लाके डिवाइड कर देता हूं, ताकि इस साइड में k को उठा सकता हूं, और इस साइड स्क्वायर को भी उठा दूंगा, तो लेफ्ट साइड में क्या डाल दूंगा, रूट ओवर, और सॉल्व करते रहो, जो भी आएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, जो कि कितना होगा वो तुम्हें पता चल गया। क्या मेरी बात क्लियर है। देखो इसमें से मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, हो सकता है सब कुछ दे देगा, बोलेगा बताओ कितना एंगल है, थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता है, राइट। यहाँ पे आप लोग क्या याद रखना है ना, ये इक्वेशन दो मेन है, ये इक्वेशन और ये लिखना,
ये तो इक्वेशन लिखना मेन है। यहाँ पे आपको क्या बोल सकता है ना, फाइंड थीटा, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, और क्या बोल सकता है, एल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, कुछ भी, ये समझ रहे हो, ये दो टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, किसी भी चीज का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन क्या लिखना है, ना कंपोनेंट में ब्रेक करके इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिख देना है, फिर उसको सॉल्व करना है, कैसे कैसे सॉल्व में कर सकता हूं। क्लियर आ गया पूरा सबको? सबको पूरा अच्छे से क्लियर आ जाना चाहिए। चलते हैं हम लोग आगे। आगे मैं इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं और आपको समझाता हूं कि इसको कैसे कैसे वेरिएशंस डाला जा सकता है। सोचिए आप, जैसे कि मान लो मैं बोलता कि अभी मैं दोनों का मास सेम ले लिया था, राइट, अभी मैं दोनों का मास क्या लिया था, सेम। तो मान लो कि मैंने बोला नहीं, यहां पे मैंने एक चार्ज रखा, यहां पे और एक चार्ज रखा, ये दिस इज चार्ज इज Q1 एंड इट्स मास इज M1, है ना, चार्ज इज Q1, मास इज M1, इसका भी चार्ज इज Q1 बट मास इज M2, राइट, दोनों का मास मैंने अलग अलग ले लिया अभी, तो इधर एंगल बनेगा कुछ θ1 और इधर एंगल बनेगा कुछ θ2। अब सोचो अगर मैं बोलूं कि M1 इज ग्रेटर देन M2, वहां पे जो दोनों चार्ज लिया था, दोनों चार्ज कैसा लिया था मैंने, आइडेंटिकल, तो अगर आइडेंटिकल लिया था इसीलिए वो दोनों इक्वल इक्वल एंगल बना रहे थे दोनों साइड, इस साइड भी थीटा उस साइड भी थीटा, बट अबे बोला कि आइडेंटिकल नहीं है, दोनों का चार्ज सेम है बट दोनों का मास अलग अलग है। तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर चार्ज सेम है तो सोच, अगर चार्ज सेम है तो क्या होगा ना, इसके ऊपर इधर जितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर इधर भी उतना फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स वाला, कूलम का जो फोर्स लगेगा वो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट यहाँ पे जो नीचे लगेगा M1G और यहाँ पे जो नीचे लगेगा M2G, कौन वाला ज्यादा होगा, कौन वाला ज्यादा होगा, M1G विल बी मोर, तो इसको वो नीचे खींच लेगा, है ना, M1G अगर ज्यादा होगा तो नॉर्मली ये चार्ज जितना ऊपर रहना चाहिए था ये चार्ज, अब वो चार्ज उतना ऊपर नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो M1G का वैल्यू ज्यादा होने के कारण यहाँ पे किसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, θ2 का वैल्यू ज्यादा होगा और θ1 का वैल्यू कम होगा, तो देयरफॉर θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। कुछ समझ में आया, क्योंकि कौन ज्यादा है, M1 ज्यादा है, इसीलिए नीचे M1G खींचा हो जाएगा। सोचो अगर मैं सिमिलर और एक सिचुएशन तुम्हारे लिए बनाता हूं, मान लो कि सेम दे दिया, अब इसका चार्ज है Q1 और मास है M, इसका चार्ज है Q2 और मास है M। अब बताओ, चार्ज अलग अलग बट मास सेम सेम, चार्ज अलग अलग बट मास सेम सेम, अगर मास सेम सेम हुआ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसके ऊपर नीचे Mg लगेगा खुशी खुशी, इसके ऊपर भी नीचे लगेगा Mg खुशी खुशी। अब ये Q1 जो है ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा F और ये इसके ऊपर इधर लगाएगा F, और ये एंगल मान लेते हैं θ1, ये एंगल मान लेते हैं θ2। चलो सब लोग मुझे चार्ट बॉक्स में बताएंगे कि θ1 और θ2 में से कौन ज्यादा होगा। चार्ज अलग अलग है, अभी मास सेम है, तो जल्दी बताओ θ1 में और 2 में से कौन ज्यादा होगा, क्या 1 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा। अरे देखो चार्ज दोनों अगर अलग हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस दोनों के बीच में x होता है तो KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर ही होगा, और ये फोर्स का वैल्यू भी कितना होगा, उतना ही होगा, तो KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, इसीलिए दोनों सेम होगा। यस वेरी गुड वेरी गुड, दोनों एंगल सेम हो गए, यहाँ पे θ1 और θ2 इक्वल हो गए। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि चार्ज ज्यादा होने से रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, नहीं, चार्ज ज्यादा होने से रिपल्सन ज्यादा नहीं होता है, चार्ज ज्यादा होने से दोनों के ऊपर फोर्स ज्यादा हो जाता है, इसके ऊपर भी ज्यादा लगेगा इसके ऊपर भी ज्यादा लगेगा, डजंट मैटर, है ना। यही तो कूलम्स लॉ की खास बात है कि कूलम्स जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज अप्लाइड इक्वल ऑन बोथ द चार्जेस, उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर भी उतना ही फोर्सेस लगेगा। पूरा क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। मान लो कभी कभी इसको और कैसे सॉल्व किया जाता है, कभी कभी क्या करता है ना, सोचो मान लो कि मैं
पहले बोला कि ऐसे मैंने 2 चार्ज ले लिया, राइट, ऐसे 2 चार्ज ले लिया, ये कुछ था Q, ये भी कुछ Q था, इसका या Q1 Q2 था, और इसका भी मास कुछ M था, इसका मास कुछ M था, जो भी, ठीक है, पहले रखा था। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा था इधर थीटा, इधर भी थीटा, और ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस बन रहा था कुछ x, ठीक है। ये तब था जब मैंने दोनों चार्ज को रखा था वैक्यूम में। दोनों चार्ज को किस में रखा था? वैक्यूम में रखा था। तो ये सिचुएशन था। अब अगर मैं वैक्यूम से उठा के उन लोगों को कोई एक मीडियम के अंदर रख दिया, ठीक है, सेम सिस्टम को कोई एक मीडियम के अंदर में रख दिया, ये Q1 M और ये Q2 M, ऑलराइट, कोई एक मीडियम के अंदर रख दिया। तो बच्चा मीडियम के अंदर रख देने से ये जो इनके बीच में अभी जो एंगल बनेगा थीटा डैश, ये एंगल पहले वाले एंगल से ज्यादा होगा कि कम होगा, और ये जो डिस्टेंस आएगा x डैश, ये भी पहले वाले डिस्टेंस से ज्यादा होगा कि कम होगा। समझ में आना चाहिए ना। मीडियम में रखने पर दो चार्ज के बीच में फोर्स का वैल्यू क्या होता है ना। देखो पानी में रख दो या दूसरे चीज में डुबाओ तो mg का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। mg पहले भी mg लग रहा था, अभी भी mg लगेगा। मैं फोर्सेस लिख के बताता हूं तुम्हें। अगर मैं फोर्सेस लिख के बताऊं तो देखो, पहले इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, अभी भी उसके ऊपर mg, ये भी क्या लग रहा होगा अभी mg, और यहां भी लग रहा होगा mg। mg में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम लोग उनको कोई दूसरा मीडियम में रखते हैं तो, राइट। बट जैसे यहाँ पे टेंशन लग रहा था T, यहाँ पे भी टेंशन T लग रहा था, उसका कोई हमें सोचना भी नहीं। इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा था फोर्स इन वैक्यूम वाला, इनके ऊपर फोर्स लगेगा फोर्स इन मीडियम वाला, है ना। तो अगर फोर्स इन मीडियम वैक्यूम से ज्यादा होगा तो वो लोग दूर दूर जाएंगे। बट अगर फोर्स इन मीडियम वैक्यूम से कम है, मतलब उनको दूर दूर भेजने वाला फोर्स तो कम हो रहा है भाई साहब। mg में तो नो चेंज हुआ ना, और ये वैल्यू क्या हो गया, दिस इज लेस देन फोर्स वैक्यूम, दिस इज लेस देन द फोर्स इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम का वैल्यू से कम है, समझ रहे हो, इसके ऊपर जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला फोर्स, द रिपल्सिव फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है जो कि उनको दूर दूर भगा रहा है, फोर्स इन मीडियम, दैट विल बी लेस देन फोर्स इन वैक्यूम। तो अगर फोर्स का वैल्यू, उनको दूर दूर भेजने वाला फोर्स जो है, उनको जो रिपल्सन करके रखने वाला जो फोर्स है, अगर उस फोर्स का वैल्यू कम हो गया वैक्यूम के फोर्स से, तो मुझे तुम बताओ कैसे पॉसिबल है कि वो दोनों दूर दूर जाएंगे? कभी दूर नहीं जाएंगे। मीडियम में रखने से उन दोनों के बीच में जो फोर्स है mg चेंज नहीं होगा, बट रिपल्सिव फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों पास पास मूव करेंगे, ना कि वो दोनों दूर दूर मूव करेंगे। समझ में आया? मीडियम में रखने से वो दोनों पास पास क्यों मूव करेंगे, दूर दूर को मूव नहीं करेंगे। पूरा क्लैरिटी आना चाहिए सब कुछ का, ठीक है। और इसके अंदर मीडियम के अंदर भी आप सारा कैलकुलेशन फिर से कर सकते हो, खाली फोर्स इन मीडियम आपको लिखना आना चाहिए। क्या करें, एप्सिलॉन आर को डिवाइड कर देंगे वैक्यूम से, राइट, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता। पूरा क्लैरिटी आ गया? क्या इस टाइप के स्पीयर वाले सवाल आपसे नहीं बनना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे भी जाते हैं, बहुत पूछे गए हैं, 2021 में ही पूछे गए हैं ऐसे सवाल। मैं आपको करवाऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा जो मतलब किस तरह से हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, राइट। चलिए और एक चीज समझते हैं इसका, ये इसको नंबरिंग कर देना आप लोग, है ना। जैसे मैं नंबरिंग करके बताऊं, दिस इज सपोज फास्ट मतलब वेराइटी, दिस इज सेकेंड वेराइटी, दिस इज थर्ड वेराइटी। इसका और एक वेराइटी बताता हूं आपको। क्या और एक वेराइटी है इसका ना, इसका और एक वेराइटी ये है कि यहां पे मैं सेम चार्जेस ले रहा था, राइट। कैसे चार्ज ले रहा था, सेम चार्ज, इसलिए उनके बीच में रिपल्सन हो रहा था। सोचो कि अगर मैं यहां पे एक प्लस क्यू रखूं जिसका मास कुछ m हो, और यहां पे एक माइनस क्यू रखूं जिसका चार्ज m हो, तो ये लोग जब इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो ये लोग इक्विलिब्रियम में तो यहां पे नहीं रहेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
तो ये ऐसे कुछ आगे आ जाएगा, ये भी ऐसे कुछ आगे आ जाएगा, और ये अदर एंगल बनाएगा थीटा, तो ये भी एंगल बनाएगा थीटा। और इस वाले पोजीशन में हम लोग फोर्सेस लिखेंगे फिर से। कैसे लिखेंगे फोर्सेस? ना ये अट्रैक्ट करेगा तो इधर लगेगा कूलम फोर्स, नीचे लगेगा mg, और इधर लगेगा t। क्या फिर से t को कंपोनेंट में ब्रेक करके सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? और ये डिस्टेंस को हम लोग लिख देंगे x। क्या सेम टू सेम क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो सकता है? डिटो, क्या मुझे इसका मैथमेटिक्स फिर से बोलना चाहिए कि आप खुद इसके मैथमेटिक्स कर सकते हो सेम टू सेम जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन? खाली वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा था बिकॉज वी आर टेकिंग सिमिलर चार्जेस, बट हियर वी आर टेकिंग ऑपोजिट चार्जेस, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो दूर दूर रखेंगे तो पास आ जाएगा। क्या आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आ गया है? बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए सबको। बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, खाली आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें कूलम का फोर्स कैसे लिखना है, कौन सा फोर्स ज्यादा होने से पास आएगा, कौन सा फोर्स कम होने से दूर जाएगा, ये सब चीजें इसके अंदर है। और मीडियम के अंदर रखने से फोर्स का वैल्यू कम हो जाता है ना? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट और सारे वेराइटी इसी के अंदर मैं आपको करवाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी तो ये हो गया हमारा सिंपल कूलम्स लॉ के बारे में काम। और अगर सिर्फ दो चार्ज हो तो उन दो चार्ज को हम लोग क्या क्या मैकेनिक्स का तरीका उसके अंदर लगा सकते हैं, क्या क्या काइनेमेटिक्स के चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए बहुत अच्छे से। राइट, अब बात यह कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही चार्ज हमें जिंदगी भर मिलेंगे, हो सकता है हमें बहुत सारे चार्जेस भी मिले। तो बहुत सारे चार्जेस अगर आ गए तो हर एक दो चार्ज अपने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, है ना? तो सारे चार्ज एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते होंगे। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उन सारे चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसको बोला जाता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना? ये आपका एनसीईआरटी में भी है एग्जैक्ट डेरिवेशन, और ये एग्जैक्ट डेरिवेशन मैं आपको बताया भी हुआ हूं कॉपी में, और मैं अभी भी फिर से आपको बता रहा हूं, है ना? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़िए। सिंस कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल, कूलम्स लॉ हमारा एप्लीकेबल है, सिंस कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ओनली। कूलम्स लॉ जो हम यूज किए उसमें हम लोग क्या बोले कि 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा उसका वैल्यू हम लोग पढ़े, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ कहानी सब पढ़ ली। अगर हमें 2 पॉइंट चार्ज ना हो के उससे ज्यादा चार्जेस हो तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे। याद करिए आप लोग क्लास 11 के सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं क्लास 11 में। कौन से चैप्टर में? सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, और वेव्स के चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है ना। हम टोटल फाइंड करने के लिए वेक्टर सम करते हैं, ये होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है ना, जब भी हमें कोई भी चीज का टोटल चाहिए होगा तो हम इंडिविजुअल चार्ज का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। वही बोल रहा है फोर्स ऑन एनी चार्ज, एक चार्ज के ऊपर फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे दूसरे चार्ज की वजह से एक चार्ज के ऊपर अगर टोटल फोर्स चाहिए तो दैट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन द चार्जेस ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम। एक एक को लेके हम लोग फोर्स लिखेंगे। मैं एग्जांपल करके बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। क्या बोल रहे हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का एक जनरल मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि वो आज नहीं हमेशा के लिए काम में आएगा आपका। कि सुपर पोजिशन का मतलब होता है कि अगर हमें टोटल कभी भी चाहिए, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एम्पलीट्यूड चाहिए होता था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता था, तो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर देते थे, y = y1 + y2। इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज करते थे इसमें, है ना? तो यहां पे बोला गया अगर एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस की वजह से हमें फोर्स लिखना है तो क्या करो, सिंपली
ना सिंपली हर एक चार्ज की वजह से फोर्स लिखो और उस सारे फोर्सेस को ऐड कर दो। कैसे? वेक्टोरियली। कैसे ऐड कर दो? वेक्टोरियली, वेक्टर की तरह ऐड करो। ऑब्वियसली फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसके अंदर जो एक बात है वो मैं आपको बताया था, क्या ना दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा वो तीसरा चार्ज होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दूसरे चार्ज को अगर आप आसपास रख दो तब भी दो चार्ज के बीच में अपियर होने वाला फोर्स में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। यही चीज मैंने आपको सिखाया था कूलम्स लॉ इन ए मीडियम में, कि कूलम्स लॉ इन ए मीडियम में एक फोर्स के ऊपर टोटल चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाता है, बट कूलम फोर्स का वैल्यू एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर उतना ही रहता है। वो मैं अच्छा चीज आपको सिखाया था और आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो मैंने एक चार्ज ले लिया Q1, है ना, आपके बदलिए Q1, उसके आसपास चार्ज रखा Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे रखा मैंने, ठीक है, ऐसे रखा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे लिखना है टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1। मेरे लिए कौन मेन है यहाँ पे? Q1 के ऊपर बाकी सब लोग क्या क्या फोर्स लगाएंगे। अच्छा, Q2 कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। देख लगाया, दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, रिपल्सन। ये इसको रिपल कर रहा है, डिस दूर तरफ, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। अच्छा, Q2 हो गया। Q3 कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। अगर Q3 माइनस चार्ज है तो ये Q1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्योंकि Q1 का जो चार्ज है वो तो प्लस है। Q1 का चार्ज अगर प्लस है और Q3 का चार्ज माइनस है तो ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। चलो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर दिया। देखो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, +4 पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, दूर जाएगा। +5 माइनस से अट्रैक्ट करेगा, पास आएगा। तो अगर मुझे अभी Q1 के ऊपर टोटल चार्ज, टोटल फोर्स लिखना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है टोटल फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1। Q1 जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज सिंपली द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। यही बस बोलता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके हम लोग हर एक चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। क्या आपको क्लैरिटी आ गया? सबको समझ में आ गया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे यूज करते हैं हम लोग? देखो यही डिफरेंस है, मैं तुम्हें इसीलिए बार बार चीजें समझा रहा हूं, यही डिफरेंस है। हमें ना ऐसे डिफिकल्टीज आते रहेंगे, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, है ना, डिफिकल्टीज आते रहेंगे हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी डिफिकल्टी से हम हमारा जर्नी के लिए जो काम कर रहे हैं उसको बंद कर दे, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके लिए बैठ के हम लोग यहाँ पे डेली इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल रुकना नहीं है और थकना तो बिल्कुल नहीं। अगर थक जाओ ना तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, 2 मिनट, फिर भागना शुरू करो। बिकॉज हमें भागना है जब तक हम मंजिल पे नहीं पहुंच जाते। और पता है तुम्हें, हमारा मंजिल अभी नहीं, वो नेक्स्ट ईयर जब हम एंट्रेंस अपियर करेंगे और एंट्रेंस में जब हमारा क्लियर होगा, बोर्ड भी अच्छा जाएगा, वो हमारा बेस्ट है। दैट इज द मंजिल, मतलब वो मंजिल की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आया? तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है डेली। तो मैंने क्या बताया, कभी भी अगर एक से ज्यादा चार्ज की वजह से अगर हमें फोर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे ना, एक एक चार्ज की वजह से फोर्स लिख देंगे और उस सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। सिंपल सी बात, क्लियर है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन वैसे बहुत आसान वाले क्वेश्चन होते हैं। क्या बोला है? एक +9 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे एक +9 कूलम का चार्ज है और एक -4 कूलम का चार्ज। दोनों को कुछ सेपरेशन में रख दिया गया है, द सेपरेशन इज डी, ठीक है। बोला है कि कहां पे मैं थर्ड चार्ज रखूं, भेर साइड भी है, थर्ड चार्ज भी प्लेस, तीसरा चार्ज को कहां पे रखूं सो दैट कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा।
मैंने आपको बताया था कि आप सोचो, सपोज लेट हम लोग ले लेते हैं, पहले मैं ये क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से आपको एक बार करके बता देता हूं, उसके बाद एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से करके बता देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यस, तो बोला है कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने बोला कि लेट द थर्ड चार्ज इज क्यू, लेट द थर्ड चार्ज इज क्यू, हमें क्यू चार्ज ले लिए, कैपिटल क्यू थर्ड चार्ज। अब प्लस क्यू लिए तो मान लेते हैं उसको पहले थर्ड चार्ज को ऐसे बीच में रख देते हैं, यहां पे कहीं पे रख दिया, मान लिया यहां पे रख दिया मैंने क्यू को, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, दिस इज फोर्स ड्यू टू 9 कूलम, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू -4 कूलम। अब ये जो दोनों फोर्स आ गए ये तो सेम डायरेक्शन में आ गई, ये जो दोनों फोर्स आए इसके वजह से और इसके वजह से, ये दोनों फोर्स तो सेम डायरेक्शन में आ गए, है ना। मैंने क्या बोला था ना, जितने मतलब अभी क्यू चार्ज मैंने तीसरा चार्ज रखा, तो उसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, कौन किधर लगाएगा वो डिपेंड करता है प्लस है कि माइनस है कि क्या है। तो +9 कूलम ने रिपेल किया, -4 कूलम ने अट्रैक्ट किया, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर जो भी दो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अगर कभी भी दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो टोटल फोर्स तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल फोर्स 0 होने की कोई चांसेस नहीं है। हियर इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोला कि सर बाहर इधर रख दो, इधर रख दो, मैं बोला ठीक है इधर रख देते हैं, इधर +9 कूलम रिपेल करेगा, इधर फोर्स ड्यू टू +9 कूलम, और -4 कूलम अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू -4 कूलम, राइट। +9 कूलम रिपेल किया, -4 कूलम अट्रैक्ट किया। अब ये दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, पर सोचो ये जो दोनों अपोजिट है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, सोचो इसमें से कौन सा डिस्टेंस, चार्ज कौन सा ज्यादा है, 9 कूलम ज्यादा है, तो उसका डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। अब तो ये वैल्यू जो है 4 ड्यू टू 9 कूलम, ये चार्ज भी ज्यादा और इसका डिस्टेंस भी कम, है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा मोर और इसका वैल्यू हो जाएगा लेस, तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो ना, 9 कूलम चार्ज वैसे भी बड़ा है और ये जो पॉइंट है वो इससे कम डिस्टेंस पर है, कम डिस्टेंस पर है, इसीलिए इस वाले पॉइंट पे 9 कूलम का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और -4 कूलम का चार्ज भी कम है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो चार्ज कम मतलब ऊपर वाला वैल्यू कम और नीचे डिस्टेंस भी ज्यादा, तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, इसलिए -4 कूलम का वैल्यू बहुत कम आएगा और 9 कूलम का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब बचा सिर्फ एक ही जगह इस साइड में, तो मान लेते हैं ये पॉइंट पे, अब 9 कूलम इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा और 4 कूलम इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, और ये डिस्टेंस को मान लेंगे हम लोग x, तो देयरफॉर यहां पे जो ये देखो चार्ज ज्यादा है 9 कूलम, तो उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, कितना डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है d + x, और -4 कूलम चार्ज भी छोटा है, उसका डिस्टेंस भी छोटा है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाला पोजीशन में इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। क्या सबको समझ में आया कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट को चूज किए, ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं पे भी चूज कर दो, ऐसा होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होने की चांसेस भी तो बननी चाहिए, है ना। चांसेस कब बनेंगे, जब बड़ा चार्ज जो है ज्यादा डिस्टेंस में रहेगा और छोटा चार्ज जो है कम डिस्टेंस में रहेगा और दोनों फोर्स अपोजिट होंगे, तब जाके हमारा, तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर फॉर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, फोर्स ड्यू टू 9 कूलम शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू -4 कूलम। अब 9 कूलम की वजह से फोर्स का वैल्यू लिख दो, 9 कूलम की वजह से फोर्स कितना होगा, K9 बाई उसका डिस्टेंस d + x का होल स्क्वायर q, अरे ये 9 है और ये कैपिटल Q चार्ज हम लोग रख रहे हैं, -4 की वजह से K × 4 × Q बाई डिस्टेंस x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 कूलम से x से डिस्टेंस पर है और ये d + x पर है,
समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं? दिस इज द फोर्स बिटवीन क्यू एंड 9 कूलम, दिस इज द फोर्स बिटवीन क्यू एंड -4 कूलम। तो देखो क्यू क्यू तो कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, क्या बचा? इधर बचा 9/d + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर बचा 4/x स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लो तो 3/d + x इक्वल्स टू 2/x, दिस इंप्लाइज 3x इक्वल्स टू 2d + 2x, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2d। तो अगर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर अगर मैं -4 कूलम से 2d डिस्टेंस पर एक तीसरा चार्ज को रखूं, देन तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। देयरफॉर इफ द थर्ड चार्ज is placed at a distance of 2d, कहां से? फ्रॉम -4 कूलम, कहां से? -4 कूलम से किधर की तरफ? लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट। किधर की तरफ? राइट की तरफ। तो अगर हम -4 कूलम से 2d डिस्टेंस राइट की तरफ लाके रखेंगे, देयरफॉर इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन हम पहले से भी कर चुके हैं, बोर्ड में ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक याद रखने के लिए बोला था। क्या ट्रिक याद करने के लिए बोला था? कि अगर सिमिलर चार्जेस आ गए तो जो पॉइंट चूज करना है वो पॉइंट चूज करना है दोनों चार्ज के बीच में। अगर ऑपोजिट चार्ज आ गए तो हमें पॉइंट चूज करना है चार्जेस के बाहर और छोटे चार्जेस के पास। ये आपको याद रहना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में वो ही कॉन्सेप्ट अगर यूज कर दिए तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर द ट्रिक। ट्रिक क्या बताया था मैंने? फॉर सिमिलर चार्जेस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल कम बिटवीन द चार्जेस, and for opposite nature charges equilibrium point will come outside the charges and near to the smaller charge। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। जैसे इसका और एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या दिया है? +4 कूलम, तो +9 कूलम यहाँ पे रख दें और +4 कूलम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देखो ट्रिक लगा देता हूं, फटाफट ट्रिक लगा देता हूं, काम आ जाएगा। ट्रिक क्या लगा देते हैं ना? ट्रिक बताता है, ट्रिक बोलता है फॉर सेम नेचर चार्ज इक्विलिब्रियम पॉइंट लाइज बिटवीन द चार्जेस, और ऑपोजिट नेचर चार्जेस, फॉर ऑपोजिट नेचर चार्जेस equilibrium point lies outside the charges near to the smaller charge, ऑपोजिट नेचर के अगर चार्जेस हुए तो जो दोनों चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा दैट विल लाइट। सोचो ये तो सेम चार्ज के हो गए, अगर सेम चार्ज के हो गए तो हमें स्ट्रेट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं बीच में मिल जाएगा। ये चार्ज रख देते हैं क्यू, अब +9 कूलम इसके ऊपर रिपेल करेगा, इधर लगाएगा +4 कूलम, और ये +4 कूलम फोर्स इधर लगाएगा +4 कूलम। अब ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ये जो दोनों फोर्सेस का वैल्यू है, फोर्स ड्यू टू +4 कूलम शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू +9 कूलम। तो 4 कूलम लिख देते हैं। ये वाला डिस्टेंस को अगर x मान लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस को d - x मान लेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या लिए हम लोग? d। तो क्या लिखेंगे 4 कूलम का ना? k × 4 × q, 4 और q के बीच में बाई उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? d - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 9 कूलम, 9 कूलम मतलब k × 9 × q बाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x का स्क्वायर। तो फिर से k और k कैंसल, q और q कैंसल, इधर आएगा 2/d - x और इधर आएगा 3/x, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 3d - 3x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3d/5।
तो 3d/5 क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3d/5 फ्रॉम द 9 कूलम टुवर्ड्स राइट, जो भी लिखवाया था उसी हिसाब से। क्लियर है पूरा? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें खास बात क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द खास बात इन दिस टू क्वेश्चंस? पहली बात, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वो डिपेंड नहीं करता है, इट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब मुझे इक्विलिब्रियम करवाने के लिए कोई भी तीसरा चार्ज रख दूं, प्लस क्यू रख दूं, माइनस क्यू रख दूं, कम चार्ज, ज्यादा चार्ज, कुछ भी रख दूं, मेरा हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा आंसर क्या आएगा, 3d/5। जैसे मैं यहाँ पे प्लस क्यू रख के कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे मैं प्लस क्यू लेके कर रहा हूँ, बट प्लस क्यू नहीं, मैं माइनस क्यू ले लेता तो भी मेरा आंसर 3d/5 ही आना था। क्यों? अल्टीमेटली क्यू और क्यू यहां से क्या हो जाते, कैंसल हो जाते। तो हमें समझना यही था कि मैं अगर दो चार्ज को फिक्स्ड कर दूं, याद रखना ये सारे केसेस में ये जो चार्जेस है ना, दीज आर फिक्स्ड चार्जेस, दीज आर फिक्स्ड चार्जेस, इनको फिक्स करके रखा गया है। और मैं तीसरा चार्ज को रख के इक्विलिब्रियम में लाना चाहता था, तो मैंने तीसरा चार्ज को रखा और इक्विलिब्रियम में लेके आया। क्या क्लियर है पूरा? सबको समझ में आया दोनों कैसे करना चाहिए और ट्रिक क्या याद रहना चाहिए? अगर ट्रिक याद है तो आप फटाफट x और d-x लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कि लेफ्ट में डालना है, राइट में डालना है, बीच में डालना है, क्या करना है, ये सब आपको फिर चेक करना पड़ेगा अगर आपको ट्रिक याद ना हो तो। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? सबको आना चाहिए, क्या मैं बता रहा हूं सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, पहले से। चलो हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा सारे के सारे। अब तुम्हें मैं इसका एक बढ़िया सा और एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एसएचएम से रिलेटेड है ना, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसएचएम, क्वेश्चंस थोड़ा टाइम पीरियड कैलकुलेशन के ऊपर, टाइम पीरियड कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा और डेफिनेटली एसएचएम का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। और एसएचएम का कॉन्सेप्ट आएगा मतलब हम लोगों को स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में भी आइडिया होना पड़ेगा, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो थोड़ा थोड़ा याद है आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बताया था मैंने? इक्विलिब्रियम का मतलब किसी भी चीज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, किसी भी मतलब चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा उसको इक्विलिब्रियम। अगर उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करता हूं, अगर मैं उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करता हूं और वो इक्विलिब्रियम को वापस आ गया, अगर मैं इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करता हूं और वो इक्विलिब्रियम को वापस आ गया, तो मैं उसका इक्विलिब्रियम को क्या बोलूंगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिया और वो वापस आया ही नहीं, भाग गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया था पहाड़ का ऊपर और नीचे ऐसे वाला है, ऐसा वाला एक बताया था, याद है ना? ऐसा वो समझाया जाता है कि अगर ऐसा कोई पाथ हो यहाँ पे रख दो तो स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम को भगा दो तो ये भाग जाएगा, लेकिन इसको अगर इधर भगाओ तो ये वापस ऐसे ऐसे करता रहेगा, राइट? ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको सिखा चुका था कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ना, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसे 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 होता है, ठीक है ना? अब देखते हैं एक एक सिचुएशन। मान लीजिए कि एक एक सिचुएशन देखते हैं। पहला सिचुएशन, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू है, यहाँ पे और एक प्लस क्यू है, ठीक है, और इनके बीच में टोटल डिस्टेंस डी है, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस है डी, राइट? तो अगर मैं कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, अगर कहीं पे भी मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे बताओ इस वाले दो चार्ज का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा? सब लोग जल्दी बताओ। इस वाले चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो प्लस क्यू दो सेम सेम चार्ज रखा, इन दो सेम चार्ज का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, मतलब मैं अगर कोई तीसरा चार्ज रखना चाहता हूं
तो उसको मैं कहां पे रखूंगा तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जल्दी बताओ। बीच में, मतलब बीच में, मतलब देखो सेम अलग अलग चार्ज होते हैं ना, तो बीच में कहीं इधर उधर आता। यस एग्जैक्टली मिडिल, वेरी गुड वेरी गुड। एग्जैक्टली मिडिल पे अगर हम लोग चार्ज रखेंगे स्मॉल क्यू, ये d/2, ये भी d/2, तो ये चार्ज जो है, ये स्मॉल क्यू रखूंगा तो ये चार्ज कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा प्लस क्यू रखने से खाली इक्विलिब्रियम में रहेगा कि माइनस क्यू रखने से भी इक्विलिब्रियम में रहेगा? खाली प्लस क्यू रखने से इक्विलिब्रियम में रहेगा कि माइनस क्यू रखने से इक्विलिब्रियम में रहेगा? ये क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होने से और क्यू का वैल्यू नेगेटिव होने से, कुछ भी होने से ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। यस दोनों, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द चार्ज प्लेस, थर्ड चार्ज है ना। तो क्यू पॉजिटिव हुआ तब भी इक्विलिब्रियम, क्यू नेगेटिव हुआ तब भी इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात। अब बात है कि इसका मैं दो केस बना दिया है ना, ये पहला सिचुएशन है और इसका मैं दो केस बना दिया। क्या केस ना, पहले केस में हम लोग इसको ऐसे बना देता है केस 1, इसका केस 1 बना देते हैं ना, प्लस क्यू रखा और प्लस क्यू रखा और बीच में भी प्लस क्यू रखा, प्लस क्यू रखा प्लस क्यू रखा और बीच में भी क्या रखा, प्लस रखा। या तो और एक काम कर सकता हूं कि इधर प्लस क्यू रखा, इधर प्लस क्यू रखा, लेकिन बीच में माइनस क्यू रखा। दो 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 केसेस बन गए इसके, केस 1 और केस 2, ठीक है। एक केस में हम लोग प्लस प्लस क्यू के बीच में प्लस क्यू रख रहा हूं तब भी वो इक्विलिब्रियम में है, और एक में प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू रखा हूं तब भी वो इक्विलिब्रियम में। अब क्या करते हैं ना, इसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करते हैं। पहला डिस्टर्ब करते हैं इसको ऐसे, इसको डिस्टर्ब करते हैं एलोंग द लाइन। इसको कैसे डिस्टर्ब करते हैं, एलोंग द लाइन डिस्टर्ब करते हैं इसको, मान लो इसको डिस्टर्ब करते हैं एलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, एलोंग द लाइन डिस्टर्ब करते हैं हम लोग। मतलब प्लस क्यू को एलोंग द लाइन थोड़ा यहां पे लेके आ जाओ। तो यहां पे जब था तो उसके ऊपर दोनों फोर्स इक्वल था, ये प्लस जितना रिपल्सन कर रहा था ये प्लस भी उतना रिपल्सन कर रहा था, है ना। तो यहां पे वो इक्विलिब्रियम में था। वो जैसे यहां पे आया, सोचो ये जो प्लस क्यू है ये इसको इधर रिपल्सन कर रहा है और ये जो है ये इसको इधर रिपल्सन कर रहा है, लेकिन ये वाला चार्ज जो है वो पास में है। मतलब ये वाला जो फोर्स है एफ, ये लिख देता हूं एफ ड्यू टू लेफ्ट वाला और ये लिख लेता हूं एफ ड्यू टू राइट वाला। इस वाले सिचुएशन में क्योंकि ये पास में है, क्योंकि ये जो है इसके पास में है, दिस विल बी मोर। ये जो राइट वाला फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ ये इक्विलिब्रियम को वापस आएगा कि भाग जाएगा, ये इक्विलिब्रियम को वापस आएगा कि भाग जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैंने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया एलोंग द लाइन, लाइन के ऊपर, तो मैंने देखा मैंने उसको राइट साइड डिस्टर्ब, मतलब मैं उसको डिस्प्लेस किया राइट साइड, तो राइट वाला चार्ज जो है वो उसको ज्यादा फोर्स लगाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही ज्यादा फोर्स, मतलब राइट वाला फोर्स ज्यादा हो गया। बीच में जब था तो दोनों फोर्स इक्वल था, लेफ्ट जितना था राइट भी उतना था जब वो बीच में था। बट जैसे मैंने उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो जो राइट साइड वाला प्लस क्यू था उसने ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, वापस आ जाएगा, है ना, रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होता है, इट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम, है ना, इट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। तो अगर ये इक्विलिब्रियम को वापस आ गया तो ये कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एलोंग द लाइन। अगर एलोंग द लाइन डिस्टर्ब किए तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, पहली बात सबको समझ में आ गया। इट विल रिटर्न, दैट्स व्हाई इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा दूसरा बात है, दूसरा क्या बात है सुनो ना, अगर माइनस क्यू को डिस्प्लेस करो, यहां पे माइनस क्यू को डिस्प्लेस करो, ये इसको भी पहला केस डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन, डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करो। तो ये देखिए यहां पे आया तो इसके ऊपर लेफ्ट वाला फोर्स इधर लगेगा एफएल और इधर लगेगा एफआर। अब फिर से एफआर जो है, एफआर ज्यादा है, फिर से एफआर ज्यादा है क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी ये वापस आएगा कि भाग जाएगा, जल्दी बताओ।
अगर दोनों प्लस क्यू और बीच में माइनस क्यू रखा और उसको ऐसे डिस्टर्ब किया तो अभी एफ आर ज्यादा हो गया, उससे पहले एफ आर ज्यादा हो रहा था बट वो एफ आर इधर की तरफ था, तो ये भाग जाएगा। इसलिए कैसा इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये भाग जाएगा, हैप्पी भाग जाएगा, वैसा वाला कहानी है ना। तो अगर भागेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों केस का समझ में आया। प्लस क्यू के बीच में प्लस रखो तो एलोंग द लाइन स्टेबल, लेकिन प्लस क्यू के बीच में माइनस रखो तो एलोंग द लाइन अनस्टेबल। अब इसका दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट करवाता हूं, देख क्या दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनो ना। इधर रखा मैंने प्लस क्यू, इधर भी रखा मैंने प्लस क्यू, और इसके बीच में एक चार्ज रखा है यहां पे प्लस स्मॉल क्यू, लेकिन उसको मैं ऐसे डिस्प्लेस किया, कैसे ना, डिस्प्लेस्ड अलोंग परपेंडिकुलर लाइन, ऊपर नीचे डिस्प्लेस किया, परपेंडिकुलर लाइन ऊपर नीचे डिस्प्लेस किया। मतलब इसको मैं क्या किया ना, इस वाले पोजीशन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां ले आया, राइट। तो जैसे यहां ले आया, देखो ये प्लस क्यू, इसके ऊपर फोर्स रिपल्सन लगाएगा इधर की तरफ, और ये जो फोर्स, ये जो प्लस क्यू है ये भी रिपेल करेगा इसको इधर की तरफ, तो ये दोनों मिलके तो नेट फोर्स इधर लगाएगा ना यार। तो बताओ ये भाग जाएगा कि वापस आएगा, ये भाग जाएगा कि वापस आएगा ना, ये हमारा भाग जाएगा। क्या होगा, भाग जाएगा। अगर ये भाग जाएगा तो ये भी क्या हो गया हमारा, अनस्टेबल। क्या हो गया हमारा, अनस्टेबल, राइट। ये हो जाएगा हमारा अनस्टेबल, राइट। अच्छा, अगर मैं सेम काम इसके साथ करूं, इस केस 2 का बीट 2, केस 2 का बीट 2 करते हैं, राइट। मतलब क्या किया, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, यहाँ पे भी प्लस क्यू रखा, लेकिन बीच में जो चार्ज रख दिया उसको क्या रख दिया मैं, माइनस क्यू रख दिया। तो क्या होगा ना, अब इस माइनस चार्ज को अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं, कैसे, इसको डिस्प्लेस करता हूं परपेंडिकुलर, डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन में करता हूं, परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्प्लेस, मान लो कि यहां पे डिस्प्लेस कर दिया माइनस क्यू को, तो अभी जो ये प्लस क्यू है ये इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू भी इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इनके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो तो ऐसे नीचे लग जाएगा एफ नेट, तो ये वापस आएगा कि भाग जाएगा, ये वापस आएगा, रिटर्न, इट रिटर्न्स, है ना, ये वापस आएगा। अगर ये वापस आया तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट रिटर्न्स, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है पूरा, सबको समझ में आ गया कैसे करते हैं हम लोग, यस, इट विल बी स्टेबल। तो हमें एक बढ़िया सा चीज समझ में आया, क्या चीज ना, अगर प्लस प्लस के बीच में प्लस रखो तो एलोंग द लाइन इक्विलिब्रियम, है ना। मैं समरी बताता हूं, जो भी लिखा है उसका समरी बता दूं क्या, समरी बताऊं, जो भी लिखा है उसका एक छोटा ट्रिक जैसा एक छोटा सा चीज आपको बता देता हूं। देखो क्या क्या बता देता हूं, छोटा सा चीज, एक आपको क्या याद रखना है ना, आपको क्या ट्रिक याद रखना है मैं बता देता हूं। आपको ट्रिक याद रखना है, अगर प्लस एंड प्लस के बीच में, प्लस एंड प्लस के बीच में प्लस रखोगे तो क्या होगा, एलोंग द लाइन स्टेबल, एलोंग द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर प्लस प्लस के बीच में, प्लस प्लस के बीच में, प्लस प्लस के बीच में माइनस रखो, प्लस प्लस के बीच में क्या रखो, माइनस, प्लस प्लस के बीच में अगर माइनस रखो तो क्या होगा, एलोंग द लाइन अनस्टेबल, एलोंग द लाइन अनस्टेबल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन स्टेबल, परपेंडिकुलर टू द लाइन स्टेबल। ऐसे याद रखना है आपको, ताकि बार बार आपको बैठ के टेस्ट ना करा पड़े, है ना। प्लस प्लस के बीच में प्लस तो एलोंग द लाइन स्टेबल, प्लस प्लस के बीच में माइनस तो परपेंडिकुलर टू द लाइन स्टेबल होता है, ठीक है। उसी तरह उल्टा कर दो,
अगर माइनस एंड माइनस के बीच में, माइनस एंड माइनस के बीच में तुम अगर माइनस रखोगे, माइनस और माइनस के बीच में माइनस रखोगे, तो एलोंग द लाइन क्या होगा, एलोंग द लाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल, पूरा उसी के जैसा। प्लस प्लस के बीच में प्लस रखो तो जो होता है, माइनस माइनस के बीच में माइनस रखो तो वो ही होगा इसके जैसा। सिमिलरली इसके जैसा क्या लिख सकता हूं मैं, ना माइनस और माइनस के बीच में अगर प्लस रखो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन स्टेबल, परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या आएगा, स्टेबल आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, सबको समझ में आया कैसे ट्रिक बताया है ना। जो भी हम लोग वहां पे किए वो सारे चीजों को मैं यहाँ पे ट्रिक करके आपको लिखवा दिया ताकि आप इसको डायरेक्टली याद रखो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, राइट। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे ही एज इट इज याद रहेगा तो बहुत काम में आएगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूं सारी चीजें कि कैसे आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। तो मैंने बताया कि जहां जहां स्टेबल है, जहां जहां स्टेबल है, यहाँ पे स्टेबल, ये जो स्टेबल है, इन स्टेबल का पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, एसएचएम कर सकता है। और अगर एसएचएम कर सकता है तो उसका क्या फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई चार्ज को हम लोग इस सिचुएशन में रख रहे हैं प्लस और प्लस के बीच में, और उनको अगर हम लोग डिस्प्लेस कराएंगे तो डिपेंडिंग अपॉन की कैसे डिस्प्लेस करवा रहे हैं, हो सकता है कि अगर वो स्टेबल के डायरेक्शन में हम लोग उसको डिस्प्लेस करवाएंगे तो हो सकता है कि वो चार्ज क्या करे, हो सकता है कि वो चार्ज एसएचएम करे, और अगर एसएचएम करेगा तो हमें उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही हमारा काम है। एक क्वेश्चन करके बताऊं, एक एसएचएम करके बताता हूं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, सिंपल सी बात लेते हैं, मान लो यहां पे ले लेते हैं एक प्लस क्यू, यहां पे भी ले लेते हैं एक प्लस क्यू, और उसके बीच में क्या रखते हैं, एक प्लस क्यू रखते हैं, ठीक है। और बोला कि इफ स्मॉल क्यू इज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, पहले बताओ ऐसे प्लस प्लस के बीच में प्लस रखो तो किधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, along the line, is displaced along the line joining the two charges, ठीक है। मतलब प्लस क्यू को हम लोग क्या किए ना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिए यहां तक, मान लेते हैं क्या हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किए एक्स। अब इस पे आके उसके ऊपर पहले देखो, पहले मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कुछ था 2d, 2d इसलिए मान रहा हूं ताकि मैं इसको ये वाला डिस्टेंस को कितना लिख सकूं d, और ये वाले डिस्टेंस को भी कितना लिख सकूं d, ठीक है। अब सोचो ये जो प्लस क्यू है ये राइट वाला है, तो ये इसके ऊपर रिपल्सन इधर लगाएगा और ये इसके ऊपर रिपल्सन इधर लगाएगा। दिस इज फोर्स ड्यू टू लेफ्ट वाला चार्ज एंड दिस इज फोर्स ड्यू टू राइट वाला चार्ज। पहले लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू राइट वाला चार्ज कितना, फोर्स ड्यू टू राइट वाला चार्ज क्यू से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्यू से कितना है ना, ये टोटल है डी, तो ये हो जाएगा डी माइनस एक्स। और ये जो प्लस क्यू से डिस्टेंस है, प्लस क्यू से टोटल डिस्टेंस है ना, प्लस क्यू से जो डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट का, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा डी प्लस एक्स। समझ रहे हो ना, किसके किसके बीच में, प्लस क्यू के बीच में और स्मॉल प्लस क्यू को जहां पे डिस्प्लेस किए हैं। जो येलो में लिखा हूं, येलो इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जो ब्लू में लिखा हूं, ब्लू इज द पोजीशन जिसको मैं क्यू को शिफ्ट किया हूं डिस्प्लेसमेंट। तो एफ आर का वैल्यू क्या होगा ना, के एफ आर किसके किसके बीच में, राइट वाला प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू लेफ्ट कौन सा है, फोर्स ड्यू टू लेफ्ट कितना है ना, फोर्स ड्यू टू लेफ्ट होगा, ये डिस्टेंस है डी प्लस एक्स, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा इन दोनों में से ज्यादा कौन है ना, यही वाला तो ज्यादा है, तभी तो ये वापस आ रहा था। देखो इधर डी माइनस एक्स है और इधर डी प्लस एक्स है, तो नीचे जितना कम वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा, तो एफ आर का वैल्यू ज्यादा है, एफ एल का वैल्यू कम है, तो इसीलिए इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। देयरफॉर एफ नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ नेट का वैल्यू आ जाएगा एफ आर माइनस एफ एल, माइनस करो तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई कॉमन आ जाएगा,
और नीचे 1/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करो तो k कैपिटल Q स्मॉल q, इधर सॉल्व करोगे तो d माइनस एक्स डी प्लस एक्स, तो नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ऊपर आ जाएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूं इसीलिए कुछ ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। सो देयरफॉर एफ नेट का वैल्यू कितना आ गया, एफ नेट का वैल्यू हो गया k कैपिटल Q स्मॉल q, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab बाई नीचे डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर छोड़ दिया था क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर है। क्या मैंने क्या लिखा मैथमेटिकली सबको समझ में आया? मैं मैथमेटिकली कैसे लिख रहा हूं चीजों को समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये सिंपल से मैथमेटिक्स है जो कि बार बार यूज होते रहेंगे। तो आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स इतना आना चाहिए कि आप ये सब चीजें समझ पाओ। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? पूरा क्लियर कैसे लिख रहा हूं मैं? अब देखो एफ नेट इक्वल टू इतना, बट एफ नेट को मैं क्या लिख सकता हूं? एफ नेट को मैं लिख सकता हूं एम इंटू ए, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू होल इंटू 4dx बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 4dx बाई एम बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये एसएचएम कब होगा? एसएचएम का कंडीशन बताओ। एसएचएम का कंडीशन क्या होता है? एसएचएम का कंडीशन होता है जब ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तभी तो ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स निकालेंगे, और ओमेगा स्क्वायर से हम लोग क्या फाइंड आउट कर देंगे? टाइम पीरियड। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ सही है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ऊपर एक्स है सब कुछ, लेकिन ये नीचे का टर्म प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग बोलेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में करूं, मतलब एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है किससे? डी से, सेपरेशन जितना है मैं उससे बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू इतना छोटा हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं? डी जो देयरफॉर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको ऑलमोस्ट मैं डी स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एम, ऊपर 4dx बाई नीचे d टू द पावर 4। तो ये एक डी क्यू को कैंसिल कर देगा, तो दिस इंप्लाइज ए का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इधर 4 बाई नीचे m इंटू डी क्यूब होल इंटू एक्स। तो a और x को छोड़ के बाकी जो भी टर्म बचा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओमेगा स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे ना? देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 4k कैपिटल Q स्मॉल q बाई m डी क्यूब, राइट। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो देयरफॉर ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2√k कैपिटल Q स्मॉल q बाई m डी क्यूब। तो देयरफॉर टाइम पीरियड का वैल्यू आप निकाल सकते हो 2 बाई ओमेगा करके। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल प्लस q, जो कि दो कैपिटल प्लस q के बीच में रखे थे, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे जब उसको हम लोग अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करेंगे। तो अलोंग द लाइन उसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो वो एसएचएम तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल होगा। ये याद रखना है आपको, ये जेई में 3 से 4 बार पूछ चुका है कि क्या ये चार्ज को कितना भी डिस्प्लेस कर दूं तो ये एसएचएम करेगा? नहीं, कितना भी डिस्प्लेस कर देने से ये एसएचएम नहीं करेगा। अगर हम प्लस क्यू को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे देन ओनली ये एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन ओनली ये एसएचएम करेगा। और ये फॉर्मूला कोई नहीं है जिसको आपको याद करना है, ये एक प्रोसेस है। याद करो, मैंने आपको एसएचएम में ऐसे क्वेश्चन सिखाया था, इवन हम लोग ऐसे क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स में भी किए थे।
जिसमें हम लोग किसी भी चीज को ज्यादा, और रोटेशन में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए थे जिसमें एसएचएम में वो पुली और स्प्रिंग लगा के करते थे, है ना। तो नेट फोर्स फाइंड आउट करो, उसको एमए लिखो और ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स करवाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आने के लिए नीचे में ये डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो सारा दिक्कत कर रहा था, तो वो सारा दिक्कत नहीं करे, इसीलिए मैंने क्या किया ना, एक्स को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिया, तो वो नीचे का जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक एक्स्ट्रा आता था वो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में इग्नोर हो गया, तो मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया, अगर ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, खत्म कहानी। क्या क्लियर है आपको? क्या आपको सबको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, है ना। दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत पूछे जा चुके हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। टाइम पीरियड फाइंड करना, ये मैं क्या रखा था, प्लस क्यू के बीच में प्लस, अगर मैं माइनस क्यू के बीच में माइनस रखता ना तो भी सेम कहानी होता। अगर माइनस क्यू के बीच में मैं माइनस क्यू रखता तो भी कहानी सेम होता, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? नोट, है ना, नोट। क्या नोट ना, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू के बीच में, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू के बीच में अगर माइनस क्यू रखो तो सेम कहानी, तो सेम कहानी, सेम कहानी, पूरा डिट्टो सेम कहानी, कोई चेंजेस नहीं, कोई कैलकुलेशन इधर उधर नहीं, कुछ नहीं, डिट्टो सेम कहानी। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही एसएचएम होंगे, वरना बोलोगे एसएचएम नहीं होंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? चलो आपके लिए एक होमवर्क है जो कि नेक्स्ट सेशन में मैं कराऊंगा। वो होमवर्क क्या है ना, प्लस क्यू के बीच में आप माइनस क्यू को रखोगे, उसको परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्प्लेस करोगे और फाइंड आउट करोगे कि उसके एसएचएम का कंडीशन क्या है और उसके एसएचएम का टाइम पीरियड क्या है। सब लोग सॉल्व करके मुझे ये चीज आप दिखाओगे और मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वो ही बताऊंगा कि अगर प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू रख दो और उस माइनस क्यू को एलोंग दी परपेंडिकुलर लाइन डिस्प्लेस कराओ तो वो एसएचएम जो करेगा उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी बातें हमें पढ़नी। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? तो आज का लेक्चर हम इतने में ही रख देंगे, वैसे भी टाइम हो गया है ना।